पिछले क्लास में कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं, इसको आगे बढ़ सकते हैं। चलो, तो पिछले क्लास का थोड़ा सा एक बार हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पिछले क्लास में हमारा ये था कि मेनली हम लोग कल ये पढ़े थे कि ऐसे भी हमारे पास कुछ प्लांट हैं जो कि प्लांट तो हैं, ऑटोट्रॉफ्स तो हैं, लेकिन बिहेव किसके जैसा करते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉपिक के जैसा, है ना, हेटेरोट्रॉफ्स के जैसा बिहेव करते हैं। इसका हम लोग 2 एग्जांपल लिए थे। पहला हमारा कौन सा था, कस्क्यूटा, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, अमरबेल कहते हैं, और उसी कस्क्यूटा को हम लोग क्या कहते हैं, पैरासाइट भी कहते हैं, है ना, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कल। उसके बाद एक और प्लांट के बारे में हम लोग पढ़े थे जिसका नाम था पीचर प्लांट, या फिर उसको हम लोग दूसरे नाम क्या देते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये है तो ऑटोट्रॉप्स, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लांट, लेकिन बिहेव किसके जैसा करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये दोनों प्लांट भी अपना भोजन अपने से नहीं बनाते हैं, इसका रीजन भी हम लोग कल पढ़ चुके थे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि आखिर यदि कोई प्लांट है तो उसको न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से मिल रहा है। अच्छा, अब जरा बताओ न्यूट्रिएंट्स का मतलब। अच्छा, हम लोग जब न्यूट्रिएंट्स का बात करते थे, जो हम लोग अपने पहले लेक्चर में देखे थे, तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या समझे थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही ना समझे थे। तो न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए जिंदा रहने के लिए। यदि हम आज बोल पा रहे हैं, क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है ना, तभी हम आपके सामने बोल पा रहे हैं। उसी प्रकार से जब प्लांट अपना भोजन बनाएगा तो उसको भी तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हाँ, भोजन बनाने के लिए इसको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होना चाहिए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। लेकिन ये प्लांट, इसको भी तो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग मेनली ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट अपना न्यूट्रिशन किस प्रकार से लेता है, ये हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दिस सॉइल, यानी कि मिट्टी में किस प्रकार से न्यूट्रिशन जो है बार बार वो बनता रहता है ना, ये भी हम लोग यहाँ पे आज देखने जा रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा सुंदर सा ट्री का यहाँ पे पिक्चर बना हुआ है। हालांकि ये ट्री किसका यहाँ पे हम लोग मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन कुछ कुछ यहाँ पे पार्ट हम लोग मेंशन कर दिए हैं। जैसे ये हमारा रूट कहलाता है, जड़, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या कहलाता है, स्टीम, जिसको कि हम लोग हिंदी में टहनी कहते हैं, है ना। और ये हमारा हो गया पूरा का पूरा एक ट्री हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अगल बगल में आजू बाजू में छोटा मोटा घास जो है वो यहाँ पे उगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये है हमारा लैंड, ये हमारा क्या है, लैंड यानी कि धरती, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये हमारा नीचे क्या है, मिट्टी, धरती के नीचे क्या रहेगा, मिट्टी तो रहेगा, है ना। और ये हो गया हमारा मिट्टी। अब सवाल है कि ये प्लांट अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट को भी अपना भोजन बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। समझते हैं इस चीज को, फिर प्लांट को और ह्यूमन बींग्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला, प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, लेकिन ये कहता है कि हमको न्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं चाहिए, हमको न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम। लेकिन एक और चीज याद कीजिए कि नाइट्रोजन ये डायरेक्टली यूज नहीं करता, ये हम लोग अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्यों नहीं करता है, अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे इस पॉइंट में, ठीक है। तो प्लांट कहता है कि हमको न्यूट्रिएंट्स के रूप में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट नहीं चाहिए, तो फिर इसको चाहिए क्या, नाइट्रोजन, नेक्स्ट फास्फोरस, उसके बाद पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं। ये कहता है कि हमको न्यूट्रिएंट्स के रूप में यही तीनों चीज चाहिए। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये इस न्यूट्रिएंट्स को यूज करके अपना भोजन बनाएगा, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हमको बना के दे दिया आम, मैंगो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से समझिएगा इसको, ह्यूमन बींग्स और प्लांट दोनों को आपस में कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इस न्यूट्रिएंट से ये अपना क्या बनाया, मैंगो बनाया, कोई दिक्कत नहीं। उस मैंगो को जो हम खाएंगे तो उस मैंगो में हमको क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। तो हमारे पास जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है। और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, मिट्टी से। कहाँ से, मिट्टी से। लेकिन मिट्टी से भी कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। हालांकि प्लांट नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं करता, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, ये तीन, इसको हम लोग मेनली कहते हैं फर्टिलाइजर
या फिर मैन्योर। क्या कहते हैं? या तो फर्टिलाइजर या तो मैन्योर। अब सवाल है कि फर्टिलाइजर क्या है, मैन्योर क्या है, इसको समझते हैं। अच्छा, आप लोग कभी भी यदि गांव में जाएं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हमारे किसान होते हैं वो अपने खेत में कभी ना कभी कहीं ना कहीं खाद छिड़ता हुआ रहता है ना। जब फसल होता रहता है तो वो खाद के रूप में कुछ ना कुछ छिड़ता रहता है ना। तो वो खाद हमारा क्या है? फर्टिलाइजर है। वो खाद क्या हमारा? फर्टिलाइजर है। क्या वो जो छींट रहा है क्या वो अपने से बनाया है या फैक्ट्री से बन के आया है? फैक्ट्री से बन के आया है। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी फर्टिलाइजर का बात होगा वो फर्टिलाइजर सबसे पहला क्या करेगा? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देगा। कौन कौन सा न्यूट्रिएंट्स? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देगा। दूसरी बात ये कि फर्टिलाइजर बनेगा कहाँ पे? फैक्ट्री में बनता है। ये मैनमेड है यानी कि आदमी इसको बनाता है फैक्ट्री में, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं मैन्योर का। ये मैन्योर क्या है? ये मैन्योर है हमारा, बिल्कुल वही है, बिल्कुल ये इसी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा, इसी को बनाएगा, लेकिन इसको फैक्ट्री नहीं बनाता है। इसको हम लोग अपने घर में सामान को इकट्ठा करते हैं। अब सामान क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके बगीचे में पेड़ था, पेड़ से बहुत सारा पत्ता नीचे झड़ के गिर गया, ठीक है। उसके बाद एक टहनी गिरा, वो भी नीचे गिर के सूख गया पूरा, ठीक है। उसके बाद आप अपने घर में सब्जी बनाते हैं, जैसे कद्दू का छिलका वहां पे रख दिए जाके, प्याज का छिलका वहां पे रख दिए, खीरा का छिलका वहां पे जाके रख दिए, आलू का छिलका वहां पे जाके रख दिए। इन सारे चीजों को, घर के हर एक छिलके को, प्लस अपने खेत के, अपने गार्डन के कुछ पत्तों को, कुछ लकड़ियों को जब आप एक जगह इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा करने के बाद जमीन को कोड़ के उसको उसमें क्या कीजिए? दफना दीजिए, दफन कर दीजिए। उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दीजिए। उसके बाद जब आप 2 से 3 महीने के बाद उसको देखेंगे तो वो पूरा का पूरा सड़ गया होगा और सड़ने के बाद वो एक मिट्टी के जैसा रूप ले लेगा। जब उस मिट्टी को हम लोग यूज करेंगे तो वही हमारा मिट्टी कहलाएगा क्या? नहीं, मैन्योर। इन दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं। ये फर्टिलाइजर फैक्ट्री में बनता है जो कि ह्यूमन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैन्योर नेचर बनाता है, यानी कि अपने आप बनता है, कोई दिक्कत नहीं। बस हम लोग क्या करते हैं, सारे चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह जमीन में दफना देते हैं। उसके बाद जब 2-3 महीने के बाद उसको निकालते हैं तो हमको मालूम पड़ता है कि वो एक खाद का रूप ले चुका है। अब सवाल ये है कि जरा बताइए कि हमारे खेती के लिए ये खाद ज़्यादा अच्छा रहेगा या ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा? मैन्योर ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी खाद्य पदार्थ, जहरीला चीज नहीं है। ये नेचर के द्वारा बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। तो इसको हम लोग फर्टिलाइजर के रूप में भी न्यूट्रिएंट्स को देते हैं और मैन्योर के रूप में भी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए सॉइल में हम लोग न्यूट्रिएंट्स किस किस प्रकार से देते हैं, तो 2 प्रकार है हमारे पास, एक फर्टिलाइजर, दूसरा मैन्योर। दोनों का काम क्या है? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना, कोई दिक्कत नहीं। दोनों का दोनों क्या प्रोवाइड करेगा प्लांट को? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये इन दोनों का जो बनने का तरीका है वो अलग अलग है। फर्टिलाइजर हमारा फैक्ट्री में बनता है, उसको आदमी मिल के बनाता है, जो कि थोड़ा सा हानिकारक होता है, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ गया। उसके बाद ये मैन्योर पूरा का पूरा प्योर और पूरा का पूरा नेचुरल होता है। इसमें कोई भी आपको जहरीला चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लांट के लिए ज्यादा बेटर कौन हुआ? मैन्योर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोनों का काम क्या है? प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना। और न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चाहिए प्लांट को? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कोई दिक्कत नहीं। पूरा बात समझ में आ गया। इसमें कोई भी डाउट? अब मान लीजिए कि हम एक साल तक अपने खेत में जरा सा भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं दिए, यानी कि ये दोनों चीज नहीं दिए, तो क्या हमारा वहां पे अच्छा फसल हो पाएगा? मान लीजिए, सपोज कीजिए ये जो पूरा कोचिंग है इसका पूरा, मान लीजिए ये कोचिंग नहीं है, एक पूरा खेत है मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग गेहूं का खेती कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये पूरा कोचिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं? गेहूं का खेती कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने खेत में अच्छा फसल उपजाएं, बहुत ज़्यादा फसल हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को मिलाना पड़ेगा, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को अपने प्लांट को क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा, तब जाके हमारा अच्छा फसल देखने को मिलेगा। और मान लीजिए कि यदि हम लोग केवल चाह रहे हैं कि गेहूं का खेती हो जाए और उसमें हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर भी नहीं दे रहे हैं, मैन्योर भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमारा गेहूं का फसल अच्छा होगा?
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्लांट को अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि अपने भोजन को बनाने के लिए, अपने ग्रोथ को करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए। और हम जब वही नहीं देंगे तो क्या ये अपना भोजन बना पाएगा? क्या ये अच्छी तरीके से फल फूल पाएगा? नहीं फल फूल पाएगा। इसीलिए हमेशा का हमेशा आपको, यदि आप चाहते हैं कि हमारा प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो करे, तो उसमें आपको हमेशा न्यूट्रिएंट्स देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गया? कोई भी समस्या अब इसमें? इसीलिए आप हमेशा देखते होंगे कि जब तक फसल होता रहता है तब तक किसान जो है टाइम बाय टाइम अपने खेत को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है ना? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो जब तक आप प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे तब तक वो अपना भोजन अच्छी तरीके से नहीं बना पाएगा, या फिर वो प्लांट बड़ा ही नहीं हो पाएगा, वो छोटा का छोटा ही रह जाएगा, उसमें कोई भी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गया? अब यदि कोई पूछ दे आपसे कि क्या प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए? बिल्कुल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। किस किस रूप में चाहिए उसको? या तो आप फर्टिलाइजर के रूप में दे सकते हैं, या तो मैन्योर के रूप में दे सकते हैं। फर्टिलाइजर क्या है? हमारा एक ऐसा खाद है, एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स देने का, ऐसा एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि जहरीला होता है और जो कि फैक्ट्री में बनता है। इसमें हम लोग उस नेचर का उसमें कोई हाथ नहीं है। उसके बाद कोई कह दे कि मैन्योर क्या है, तो मैन्योर हम लोग मेनली अपने गार्डन के पत्ते से, अपने पेड़ के टहनी से, अपने घर के कुछ छिलके से मिलके क्या करते हैं? बनाते हैं। उसको गार्डन में दफन करते हैं और उसको बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग मेनली बनाते नहीं है, ये नेचर अपने आप बना लेता है। ये नेचर अपने आप बना लेता है। जब उसको निकाल के फिर अपने खेत में जब उसको छीटेंगे तो वो पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स का ही काम करेगा। कोई दिक्कत नहीं? पूरा बात समझ में आ गया? इसमें कोई भी डाउट? आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग अपने कल पिछले वाले क्लास में ये जिक्र किए थे कि प्लांट नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करता है, ये हम लोग जाने थे। और यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा न्यूट्रिएंट्स में भी शामिल है। तो अब आते हैं कि ये नाइट्रोजन हमारा आखिर प्लांट यूज कैसे करता है ना? ये हमारा टॉपिक इधर है। इस टॉपिक का नाम है हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी समझ में आ जाएगा इसमें, और प्लांट नाइट्रोजन को कैसे यूज करता है वो भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? बात समझ में आ गया? देखिए यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन को छोड़ के फास्फोरस और पोटेशियम प्लांट ये दोनों को डायरेक्टली यूज कर लेता है, लेकिन नाइट्रोजन को यूज नहीं कर पाता है। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट डायरेक्टली यूज कर लेता है? क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज करता है? बिल्कुल करता है। हम लोग अपने पहले ही क्लास में पढ़े हुए हैं, लिप से यानी कि स्टोमाटा से डायग्राम बनाए हुए थे वहां पे। कोई दिक्कत नहीं? अब समझ में आ गया? तो अब सवाल है कि नाइट्रोजन को ये कैसे लेता है। तो अब एक बार और यदि आपसे कोई पूछ दे कि बेटा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या दोनों प्लांट डायरेक्टली यूज करता है? क्या नहीं करता है? वेरी गुड। नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली यूज नहीं करता, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को वो डायरेक्टली यूज कर लेता है। कहाँ से? स्टोमाटा से। कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं कि नाइट्रोजन को कैसे यूज करता है, क्योंकि ये भी तो एक न्यूट्रिएंट्स है ना? अब समझते हैं। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन के बारे में भी समझ में आ जाएगा और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्या है, प्लांट कैनॉट टेक नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली एज कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है। जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्टली यूज करता है, उसी प्रकार नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या था, राइजोबियम बैक्टीरिया टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब ये हमारा जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया, बात समझ में आ गया? अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कभी सुने हैं आप? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? इतना छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म, इतना छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म कि हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो यही हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटा सा, उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मेनली हमारा इसका नाम क्या है? राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या है? हमारा एक कैटेगरी है। अच्छा, जैसे ह्यूमन बींग्स में यदि देखा जाए तो आदमी कितने प्रकार के होते हैं? दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक अच्छा या तो बुरा। या तो एक अच्छा आदमी हो सकता है या तो एक बुरा आदमी हो सकता है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार का हो सकता है।
वो जो छोटा छोटा दिखने को लगेगा आपको, आप नहीं देख पाएंगे उसको, जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तभी आपको दिखेगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म 5 प्रकार का होता है, कोई दिक्कत नहीं। पहला बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ और एक एल्गे। कितना? 5। याद रखिएगा हमेशा, क्या? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, एल्गे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो 5 कैटेगरी आप देख रहे हैं, उसी 5 कैटेगरी में से एक हमारा कौन था? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का अलग अलग टाइप होगा, अलग अलग टाइप होगा। तो उसी टाइप में से हमारा एक है कौन सा? राइजोबियम बैक्टीरिया। बात समझ में आ गया? तो ये जो बैक्टीरिया कैटेगरी का हमारा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट के जड़ में, प्लांट के नीचे यानी कि जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसमें ये पाया जाता है। याद रखिएगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाइट्रोजन कैसे यूज करता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मिट्टी दिख रहा है, जो सॉइल दिख रहा है, इसी में आपको नजर आ जाएगा कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेयर से यानी कि वातावरण से, इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को लेता है, कोई दिक्कत नहीं। अब उस नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल फॉर्म में। अब ये सवाल है कि ये सोल्यूबल फॉर्म क्या है? सोल्यूबल फॉर्म क्या है? सोल्यूबल का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो कि पानी में पूरी तरीके से घुल जाए, है ना। तो क्या हमारे मिट्टी में पानी भी रहता है क्या? बिल्कुल रहता है। अंडरग्राउंड में तो पानी भी रहेगा, मिट्टी भी रहेगा, है ना। अब जब राइजोबियम बैक्टीरिया मिट्टी में रहेगा तो वो क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले लेगा। नाइट्रोजन को लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? सोल्यूबल फॉर्म। यानी कि जब उसको कन्वर्ट करेगा तो वो पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा। वही हो गया हमारा क्या? सोल्यूबल फॉर्म। अब जब ये पानी में घुल जाएगा तो अब जब प्लांट को पानी चाहिए होगा तो वो पानी तो लेगा, पानी के साथ साथ क्या ले रहा होगा? नाइट्रोजन को भी ले रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब ये पूरा का पूरा इस पानी में नाइट्रोजन भी घुल चुका है, मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताओ राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रकार से मदद करता है प्लांट को नाइट्रोजन लेने में, तो सबसे पहला क्या करता है? राइजोबियम हमारा पाया जाएगा कहाँ पे? मिट्टी में, कोई दिक्कत नहीं। इस मिट्टी में रह के राइजोबियम क्या करेगा? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेगा, लेने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? सोल्यूबल फॉर्म, यानी कि पानी में पूरी तरीके से जो घुल जाए वही हमारा होता है सोल्यूबल। ठीक है। तो हमको मालूम है कि अंडरग्राउंड में हमारा यानी कि मिट्टी के नीचे हमारा पानी भी रहता है। तो जब उसको सोल्यूबल फॉर्म में यानी कि पानी में घुलने लायक कन्वर्ट कर देगा तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पानी में घुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जब पानी में घुल जाएगा तो जब प्लांट को वाटर चाहिए होगा तो वाटर तो ले ही रहा होगा, प्लस वाटर में क्या घुल चुका है? अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से प्लांट अपना नाइट्रोजन हमेशा लेता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्लांट अपना नाइट्रोजन कभी भी डायरेक्टली नहीं लेता है, वो राइजोबियम के मदद से ही लेता है। तो राइजोबियम उसको एक सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो पानी में जाके पूरी तरीके से मिल जाता है, तब जाके हमारा प्लांट उसको यूज कर पाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। राइजोबियम प्रोवाइड नाइट्रोजन गैस टू द प्लांट। सही बात है। क्या राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन गैस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके तो दे ही रहा है। तो उसके बदले में अब जैसे मान लीजिए, सपोज मान लीजिए कि हम लंच में आज लाए हैं केवल रोटी। सपोज कीजिए, मान लीजिए कि हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त हैं, बहुत हमारे बीच में दोस्ती बहुत गहरा है, मान लीजिए। ठीक है। हम केवल आज लंच में लाए हैं रोटी और आप मेरा बहुत ही अच्छी दोस्त, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो आप लाए होंगे सब्जी। तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए मेरे पास यदि 2 रोटी है और आप सब्जी लाए होंगे केवल, और केवल हम रोटी लाए होंगे, तो हम दोनों क्या कर सकते हैं? हम बोलेंगे कि भाई देखो मेरे पास 2 रोटी है, एक रोटी तुम ले लो, तो तुम्हारे पास रोटी सब्जी दोनों हो जाएगा, और तुम अपना सब्जी थोड़ा सा हमको दे देना तो मेरे पास भी रोटी की सब्जी हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग अपने एक दूसरे के लंच को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, मिल बांट के खा रहे हैं, है ना। वही काम करता है यहाँ पे राइजोबियम और प्लांट। अब जरा देखो, राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन दिया ना, तो प्लांट भी इसको कुछ बदले में देगा।
कुछ देगा। अब क्या देता है प्लांट बदले में राइजोबियम को देखते हैं। प्लांट प्रोवाइड फूड टू द राइजोबियम बैक्टीरिया बिकॉज राइजोबियम कैनॉट मेक देयर ओन फूड। ये बहुत बड़ा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, राइजोबियम प्लांट को क्या दिया? नाइट्रोजन दिया। तो प्लांट बदले में राइजोबियम को क्या देगा? फूड देगा, भोजन देगा। क्यों देगा भोजन? क्योंकि राइजोबियम अपना भोजन अपने से नहीं बनाता है। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो ये जो आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं शेयरिंग वाला, राइजोबियम प्लांट को दे रहा है नाइट्रोजन और बदले में प्लांट उसको क्या दे रहा है? फूड। मतलब कि यहाँ पे शेयरिंग का काम चल रहा है। इसी शेयरिंग को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? कोई भी दिक्कत इसमें, कोई भी समस्या? चलो उसके बाद हाँ, एक बात और याद रखिएगा, क्या कि राइजोबियम अपना भोजन अपने से कभी भी नहीं बनाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इतना को पहले छुपा देते हैं इसको, ठीक है? अब जरा बताइए कि जब राइजोबियम अपना भोजन अपने से नहीं बना रहा है तो क्या राइजोबियम को हम लोग हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, यानी कि हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपना भोजन अपने से नहीं बना रहा है। कहाँ से ले रहा है? प्लांट से ले रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि हाँ, यहाँ पे देखिए। हाँ, तो अब हम लोग राइजोबियम को हेट्रोट्रॉप्स कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि अपना भोजन अपने से बनाता ही नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, प्लांट राइजोबियम पे डिपेंड है केवल किस लिए? नाइट्रोजन के लिए। कोई दिक्कत नहीं। और राइजोबियम डिपेंड है किस पे? प्लांट पे। क्यों? केवल भोजन के लिए, फूड के लिए। इसीलिए तो इन दोनों को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। बात समझ में आ गया? दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंड है, निर्भर है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जब तक राइजोबियम इसको नाइट्रोजन नहीं देगा तब तक ये अपना भोजन नहीं बना पाएगा, इसको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिल पाएगा। और दूसरी तरीके से क्या कि जब तक प्लांट राइजोबियम को फूड नहीं देगा तब तक राइजोबियम सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, है ना? इसीलिए तो हम इन दोनों को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि मोस्ट ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द लेज्यूमिनस प्लांट, यानी कि पल्सेस प्लांट। आपको सबसे ज्यादा यदि कहीं पर देखने को मिलेगा नाइट्रोजन राइजोबियम, तो वो आपको मिलेगा पल्सेस प्लांट के सॉइल के नीचे। जैसे पल्सेस प्लांट में हमारा क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल ग्राम हो सकता है, पी हो सकता है ना, मूंग हो सकता है, तूर दाल हो सकता है। ये सब हमारा क्या है? पल्सेस प्लांट ही तो हैं। तो सबसे ज्यादा आपको राइजोबियम कहाँ पे देखने को मिलेगा? पल्सेस प्लांट के सॉइल के नीचे देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? और यही लेज्यूमिनस प्लांट हमारा क्या कहलाता है? पल्सेस प्लांट कहलाता है। और यहीं पे हमारा राइजोबियम सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि मिलेगा हर जगह पे मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पल्सेस प्लांट में ज्यादा देखने को मिलता है। इस चीज को याद रखिएगा। कोई डाउट इसमें? चलो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहीं पे हमारा ये जो चैप्टर है इसको एंड करेंगे। एक बार फटाफट हम लोग अपना इस चीज को रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से 2 मिनट के अंदर। क्या है हमारा? सबसे पहला कि प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स हमेशा चाहिए, है ना? जैसे ह्यूमन बींग्स को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट चाहिए होता है, उसी प्रकार से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। लेकिन प्लांट कहता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मत चाहिए, नहीं चाहिए हमको, वो नहीं दीजिए, हमको क्या दीजिए? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? तो ये इसको मिलेगा। और ये इसको कहाँ से मिलेगा? 2 प्रकार से मिल सकता है। एक फर्टिलाइजर से मिल सकता है, एक मैन्योर से मिल सकता है। फर्टिलाइजर का मतलब क्या हो गया? ऐसा खाद, ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि फैक्ट्री में बनता हो, जो कि थोड़ा सा जहरीला होता हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैन्योर क्या है? इसमें कोई भी जहरीला चीज नहीं रहता है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है, पत्ता उत्ता से, सड़े हुए चीजों से ये बनाया हुआ है। लेकिन दोनों प्रोवाइड करेगा क्या? न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या पढ़े कि प्लांट कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करता है। फिर कौन करता है? फिर राइजोबियम नाइट्रोजन को लेता है एटमॉस्फेयर से, उसको सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके पानी में यानी कि वाटर में मिला देता है, घोल देता है।
और जब प्लांट अपना वाटर लेगा बाय रूट के थ्रू जब लेगा तो पानी के साथ साथ और वो क्या ले रहा होगा, नाइट्रोजन भी ले रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से राइजोबियम इसको क्या दिया, नाइट्रोजन दिया, तो बदले में ये क्या देगा नाइट्रोजन राइजोबियम को, फूड। इसी शेयरिंग वाले नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कोई दिक्कत नहीं। चूंकि राइजोबियम अपना भोजन नहीं बनाता है, ये इस पे डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग हेटेरोट्रॉप्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मान लीजिए एग्जाम में यदि 1 नंबर एमसीक्यू में आ गया कि राइजोबियम हेटेरोट्रॉप्स है या ऑटोट्रॉप्स है या सेप्रोट्रॉप्स है या फिर नॉन ऑफ दिस, क्या लगाएंगे टिक, हेटेरोट्रॉप्स। अच्छा मान लीजिए कि 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया कि राइजोबियम हेटेरोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि ये अपना भोजन अपने से बनाता नहीं है, ये डिपेंड है किस पे, प्लांट पे। अब मान लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया कि व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो क्या बताएंगे, वेरी गुड, शेयरिंग वाला काम। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं बोलेंगे कुछ तुम हमको दो कुछ हम तुमको देंगे, ये हमारा डेफिनेशन नहीं हुआ। हमारा डेफिनेशन क्या होगा कि बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम प्लांट को क्या देता है, नाइट्रोजन, बदले में प्लांट राइजोबियम को क्या देता है, फूड। यही हमारे शेयरिंग वाले नेचर को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया, कोई भी समस्या। एक और चीज आपको मान लीजिए 1 नंबर में फिर से पूछ दे कि मोस्ट ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पे पाया जाएगा, पल्सेस प्लांट में, यानी कि लेज्यूमिनस प्लांट में, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया। तो यहीं पे हम लोग अपने इस चैप्टर को एंड करते हैं, और इसमें यदि कोई समस्या हो तो पूछिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग पूरा का पूरा कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। और आप लोग ये कोशिश कीजिए कि हम लोग जो यहाँ पे पढ़ते हैं उसको आप अपने नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे डायग्राम भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ थ्योरी वाला पार्ट भी लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ से आपका हर चीज़ क्लियर होता जाएगा, प्लस आपका नोट्स भी यहाँ से बनता चला जाएगा। और कोई डाउट नहीं आप लोगों को, यहाँ पे क्लास ओवर किया जाए। चलिए अच्छा, क्लास ओवर करते हैं, चलिए, थैंक यू वेरी मच।